हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एमपी जीके के यूनिट 3, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, प्राकृतिक विभाजन और भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो इस टॉपिक के हम लोगों ने दोस्तों 20 क्वेश्चंस देख लिए थे पिछले क्लास में। कितने क्वेश्चन देख लिए थे? 20 क्वेश्चंस। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और वो 20 क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है किसे? नर्मदा सोन घाटी को। किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अब इसके आगे का हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, अब इन तथ्यों के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि नर्मदा सोन घाटी के लिए कौन कौन से तथ्य सही बताए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 26% भाग है। मतलब नर्मदा सोन घाटी के बारे में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों? 26% भाग है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे दिया है कि सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी में बता रहा है कि सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे बोल रहा है कि गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे इसमें दो ही कथन सही हैं। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 26% भाग है जी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर उसके बाद एक है कि गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? गेहूं, चना और गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? यहाँ पे बताया कि सिंध, पार्वती, क्षिप्रा नदियाँ प्रवाहित होती है। तो नहीं दोस्तों, इस पठार की नर्मदा, देखो इस पठार की जो है ना, नर्मदा सोन घाटी की नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी, ये सभी क्या है? इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, ना कि सिंध, पार्वती और क्षिप्रा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड कथन यहाँ पे गलत है। बाकी आपका फर्स्ट और थर्ड कथन क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछ रहा है आपसे कि राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि राजपीपला जो है ये सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये किस भाग में स्थित है? ये सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ हम डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में क्या क्या बताया है। ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। सतपुड़ा श्रेणी कितने श्रेणियों में विभाजित है? 3 में। कौन कौन सी? पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। कौन कौन सी? पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। तो पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? राजपीपला। मध्य श्रेणी के अंतर्गत महादेव, और पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है? मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सतपुड़ा श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी की 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी किसे बोलते हैं? राजपीपला को। मध्य श्रेणी किसे बोलते हैं? महादेव को। और पूर्वी श्रेणी किसे बोलते हैं? मैकाल श्रेणी को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से कथन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन क्या है दोस्तों कि सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, सतपुड़ा पठार के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया है, यह नर्मदा घाटी के दक्षिण भाग में समांतर स्थित है। ठीक है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 15% भाग है। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियाँ और प्रवाहित होती हैं। ठीक है, फिर इस पठार में छिछली, काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं सतपुड़ा पठार के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो है देखिए कौन कौन से यहाँ पे कथन सही है कि यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। जी बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, कि यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। जी बिल्कुल ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो कथन सही है वो है आपका, इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, इस पठार में छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है, जी बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। और गलत कौन सा है दोस्तों, तो ये गलत यहाँ पे है, 15% भाग है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का सतपुड़ा पठार 15% भाग है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कितने प्रतिशत भाग है, 11% भाग है। कितना है दोस्तों, 11% भाग है, ठीक है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का सतपुड़ा पठार कितना प्रतिशत भाग है, 11%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सा, बघेलखंड का पठार। कौन सा दोस्तों, बघेलखंड का पठार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है दोस्तों, ठीक है। कितना है, सबसे छोटा, और इसका प्रतिशत कितना है, 7%, ठीक है, 7% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। इस पठार का क्षेत्रफल कितना है, 7% है, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम पूर्वी पठार कहते हैं, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं, पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं, किसे, बघेलखंड के पठार को, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए क्या है, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का लगभग 7% है, ठीक है। संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इससे संबंधित जिले हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। कौन कौन से हैं, सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार है, क्या है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब हम कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है, ठीक है। जो बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कौन से भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है, किसमें, पूर्वी भाग में। तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी पठार के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कथन दिए गए हैं और उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बघेलखंड पठार, ठीक है, बघेलखंड पठार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 9% भाग है, जो बिल्कुल नहीं। ये कितने प्रतिशत भाग है दोस्तों, ये 7% भाग है। कितना, 7%। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों 2 और 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है कि बघेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 7% है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे सबसे छोटा पठार जाना जाता है, ठीक है। क्या जाना जाता है, इसे सबसे छोटा पठार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों क्या कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें पाया जाता है आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, ठीक है। इन सभी प्रकार के चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर। अब इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो देखिए इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से, आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कटप्पा चट्टाने, विंध्यन चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने, दक्कन ट्रैप चट्टाने और टर्शियरी चट्टान, ठीक है। ये क्या है, ये वो चट्टाने हैं जो कि मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना के आधार पर
पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें कि बुंदेलखंड, ठीक है, क्या पूछ रहा है? बुंदेलखंड निस किन चट्टानों में पाई जाती है? ठीक है, बुंदेलखंड निस जो है किन चट्टानों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आर्कियन चट्टानों में पाई जाती है। किसमें? आर्कियन चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आर्कियन चट्टानों के बारे में यहाँ पे बेस्ट डिटेल दिया गया है कि यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में हुआ था। कौन सी चट्टानों का? आर्कियन चट्टानों का निर्माण। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आग्नेय मतलब बताया और क्या क्या गया है? आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें निस व शिस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें निस व शिस्ट का निर्माण हुआ। बुंदेलखंड निस सबसे पुरानी निस है। ठीक है, जो बुंदेलखंड की निस है ना, वो सबसे पुरानी निस है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कियन चट्टान की सबसे पुरानी निस कौन सी है, तो दोस्तों वो है बुंदेलखंड निस। ठीक है, यह बुंदेलखंड के पठार विशेषता टिकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है निस दोस्तों? ये पाई जाती है टिकमगढ़ में, निवाड़ी में, पूर्वी दतिया में, पूर्वी शिवपुरी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, खनिज और जीवाश्मों की क्या है? यहाँ पे कमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम के चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम के चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैग्नीज खनिज की प्राप्ति होती है। किसकी? मैग्नीज खनिज की प्राप्ति होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पे धारवाड़ चट्टानों चिल्पी क्रम की बात हो रही है, तो चलिए अब इसके बारे में धारवाड़ चट्टान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आर्कियन चट्टान के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब आर्कियन चट्टानों का अपरदन या निक्षेपण होता है तब धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश में ये चट्टानें संकोली श्रेणी मतलब जबलपुर, संकोली श्रेणी कहाँ है? जबलपुर में। चिल्पी श्रेणी बालाघाट में है, वह सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, ये चट्टानें जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? सलकोनी श्रेणी में, चिल्पी श्रेणी में और सौरसर श्रेणी में पाई जाती है, जो कि कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ठीक है, इनमें से प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीज इसका प्रमुख खनिज है जो कि पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, जो धारवाड़ चट्टान है इसके बारे में हमको विचार करना है। तो यहाँ पे दिया गया है इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्या बता रहा है कि धारवाड़ चट्टान जो है इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है, ऐसा इनका कहना है। जी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे कि आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, धारवाड़ चट्टानें जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। जी बिल्कुल सही है। इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान नहीं कहा जाता, तो दोस्तों ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति जो है किस प्रकार की चट्टान से होती है? तो दोस्तों ये होती है कटप्पा चट्टानों से। किससे? कटप्पा चट्टान से होती है हीरे की प्राप्ति। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कटप्पा चट्टान के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, क्या बोला है? कटप्पा चट्टान के बारे में विचार कीजिए। तो अब कटप्पा चट्टान होता कैसा है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कथन दिया गया है कि इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनका जो नामकरण है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से हुआ है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही कथन है कि कडप्पा चट्टान जो है इसका नामकरण कडप्पा कैसे हुआ?
इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ठीक है, अब कुडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से होता है। जी बिल्कुल, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से होता है। फिर इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। जी बिल्कुल, इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो दोस्तों तीनों ही कथन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार जो है नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है उत्तरी भाग में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे विंध्यन चट्टान के बारे में देख लेते हैं। तो कुडप्पा चट्टान के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, विंध्यन चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, लेयर बाय लेयर होती हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार कैमूर भांडेर सोन श्रेणी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कैमूर भांडेर सोन श्रेणी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई थी। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया कि विंध्यन चट्टानें जो होती हैं कैसी होती है? लेयर वाइज लेयर होती हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो ये फैला हुआ है कैमूर भांडेर सोन श्रेणी में। ठीक है, कहाँ फैला हुआ है? कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, सोन श्रेणियों में क्या है? विंध्यन चट्टानें फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में? उत्तरी भाग में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम के चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम के चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जिस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है उसका नाम है सांची का स्तूप। ठीक है, क्या नाम है? सांची का स्तूप नाम है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, सांची का स्तूप जो है कौन से पत्थरों से बना हुआ है? बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों क्या कि मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला जो है किन चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। किन में? गोंडवाना चट्टानों में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे गोंडवाना चट्टानों की बात हो रही है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बघेलखंड में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बघेलखंड में पाई जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। यह चट्टान कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो दोस्तों किन चट्टानों में? गोंडवाना चट्टानों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टान ने किस खनिज के निक्षेपण प्राप्त हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेपण प्राप्त होते हैं। तो किस खनिज के? तो दोस्तों कोयला के। किसके निक्षेपण प्राप्त होते हैं? कोयला के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला जो है पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है पेंच घाटी और सोन घाटी। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पेंच घाटी और सोन घाटी
दोनों में जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है। मध्य प्रदेश में कोयला, पेंच घाटी मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सोन घाटी कहाँ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। पेंच घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र सुहागपुर, शहडोल, सिंगरौली, कोरार, उमरिया, सारणी, बैतूल आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और गोंडवाना चट्टान में क्या पाया जाता है, कोयला। कोयला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है, ठीक है। अगर भूविज्ञान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है, तो दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे जाना जाता है पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से। किस नाम से, पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो हैं 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं क्लास लूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो रोज़ाना शाम को 9 बजे ये आपके MPGK की क्लास होती है, तो इसे आप जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और चीज़ों को बांटने, देखो चीज़ें जो हैं अगर आप अपना ज्ञान किसी के साथ बांट रहे हैं ना तो वो बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये चैनल पे जो वीडियोस आ रही हैं, जो मैं डाल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसे भी आप शेयर करेंगे तो मेरे साथ भी ज़्यादा पब्लिक जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, ठीक है। उनकी भी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।